भारत के संसद में इन दिनों संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है महिला आरक्षण बिल को पास कराने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ परिसीमन बिल को पास कराने को लेकर जो है अधिवेशन बुलाई गई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी हैं। काफ़ी विवाद हो रहा है सर, इस तरह से महिला बिल बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, ये बहुत गर्मा गर्म है। विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का 16, 17 और 18 3 दिनों का ये विशेष सत्र है। और विशेष सत्र में दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो महिला आरक्षण बिल, जिसको ऐसे आधिकारिक उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना। और दूसरा है परिसीमन से संबंधित यानी डीलिमिटेशन से। अब इसमें मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो अधिनियम है, संशोधन कहिए, नारी शक्ति वंदन वाला, ये 2023 में ही पारित हो गया था, 2023 में ही। और उसमें कहा गया था कि संसद और विधान मंडलों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन 2023 में ये कहा गया था कि अभी तुरंत इसको लागू नहीं किया जाएगा और इसको लागू करने के लिए भारत सरकार एक अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी, अधिसूचना जारी करेगी, है ना। तो वो अधिसूचना कल जारी हो गई है, और कल यानी 16 अप्रैल 2026 को, और इसके बाद ये मतलब आ गया है, आप कह सकते हैं लागू हो गया है। 131वां संविधान संशोधन के तहत जी 16 अप्रैल से लागू हो गया। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है, अच्छा, महिला बिल को लेके क्यों मतलब है विवाद क्यों हो रहा है? विवाद, वही मैं बताने जा रहा हूँ। अब महिला बिल में क्या है कि सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें शामिल है, या यूपी की समाजवादी पार्टी, ये सब मांग कर रही है कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, कोटा विदिन कोटा। उनका कहना है कि ठीक है, महिलाएं मान लीजिए कमज़ोर वर्ग है और आपने उनको 33% आरक्षण दिया तो ठीक है, लेकिन महिलाओं में भी जाति भेद है। एक ब्राह्मण महिला और एक दलित महिला को आप एक ही इस पर नहीं रख सकते। दलित महिलाओं को ज़्यादा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है बनिस्बत ब्राह्मण या राजपूत महिलाओं का। बिल पास होने के बाद ही महिलाओं के साथ भेदभाव होगी। हाँ, 33% का जो हाँ, आरक्षण है, मतलब उनका कहना है, अब मैं इस पर सहमति असहमति नहीं दे रहा, लेकिन उनका कहना है कि मान लीजिए आपने 33% सीटें आरक्षित कर दी महिलाओं की, और सारी सीटें जो है 33% उस पर आपने राजपूत महिलाओं, ब्राह्मण महिलाओं, इन महिलाओं को खड़ा कर दिया, तब तो दलित महिलाएं और पिछड़ी जाति की महिलाएं मुंह देखती रहेंगी। भागीदारी उन्हीं का हो जाएगा, भागीदारी उन्हीं की होगी ना। तो उनका कहना है कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात है कि सरकार कह रही है कि हम 2011 के मतलब जो जनगणना हुई थी, आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, और अगली जनगणना 2027 में होगी। बीच में 21 में कोरोना की वजह से नहीं हुई थी। जनगणना हर 10 साल पर होती है, लेकिन 21 वाली जनगणना कोरोना महामारी की वजह से टल गई थी। तो अब 27 में जनगणना होगी, 26 में भी हाउस लिस्टिंग का काम सब शुरू हो गया है। तो सरकार का कहना है कि हम 2011 को मानेंगे आधार जनगणना का, बेस माना जाएगा 2011 की जनगणना को। विपक्ष का कहना और सही कहना है कि 2011 के बीते भी 15 साल हो गया, अब 27 तक रुक जाइए, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव तो 29 में ना है। तो आपको इतनी हड़बड़ी किस बात की हो गई है ना। एक तो ये बात। दूसरा है कि इसी से जुड़ा हुआ परिसीमन वाला बिल है, डीलिमिटेशन वाला। उसमें क्या कहा गया है कि आज की तारीख में लोकसभा में, है ना, 543 सदस्य हैं, है ना, उसको सरकार एक ही बार में बढ़ा के 850 करने जा रही है। अब उसको लेके दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें बेचैनी है ना। क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि देखिए, भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच भी क्षेत्रीय फर्क है। उत्तर भारत में ज़्यादा गरीबी है, कम शिक्षा है, और जनसंख्या विस्फोट भी ज़्यादा हुआ है। दक्षिण भारत में मतलब कम गरीबी है, मतलब जनसंख्या नियंत्रण ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा वहाँ विकास हुआ है। तो ये जो परिसीमन होगा, इसमें जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये तो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी। तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बहुत बढ़ जाएंगी। जैसे मैं बिहार का उदाहरण देता हूँ। बिहार में अभी लोकसभा में 40 सीटें हैं, और परिसीमन में सीधे 79 हो जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट सीधे डबल हो जाएंगी। 40 से 80 होती तो ठीक डबल हो जाती, लगभग डबल हो जाते यूपी में तो और ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ 80 से 120 जा रहा है यूपी, है ना, 1.5 गुनी बढ़ रही है। पूरे राज्यों की तुलना में तो उत्तर भारत में ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, और दक्षिण भारत में भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उनकी चूंकि जनसंख्या का ग्रोथ कम है, तो वहाँ पर कम सीटें बढ़ेंगी।
तो इसलिए जो जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, M.K. स्टालिन, उन्होंने अब कल पूरा वीडियो वायरल भी हुआ, उन्होंने काला झंडा फहराया है और ये जो परिसीमन बिल है इसकी प्रति को आग लगा दिया है। और दक्षिण भारत में 5 राज्य आते हैं, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये 5 राज्य जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग इसको ये करेंगे, इसका विरोध करेंगे, तो ये परिसीमन वाला बिल भी मतलब विवादित हो गया है। और कई चीज़ें हैं, कुछ लोगों को कहना है कि अभी आपने सत्र क्यों बुलाया, अभी देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, बंगाल, तमिलनाडु समय अभी ये वोटिंग बाकी है, आप 4 मई को उसकी ये होगी गिनती होगी, आप उतना रुक जाते, ये बीच में आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? यही तो वजह नहीं समझ में आ रही कि बीच में आखिर क्यों ऐसा है। नहीं, उसकी ये वजह है कि कहीं ना कहीं इस बिल को लाके बंगाल और तमिलनाडु में भी महिला वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है, मतलब 2 राज्यों को अभी बचा ले किसी तरह से, है ना। तो ये बात है। तो देखिए होता क्या है ना कि सरकार की पूरी नियत इस पर है, मतलब नियत में खोट है। तो ये सब को लेकर देखिए बहुत विवाद है, और विवादों में मुझे कम संभावना लगती है कि ये देखिए महिला वाला बिल तो पास हो चुका था 23 में ही, उसको तो सिर्फ लागू किया गया है, वो तो एक अलग ये बात है। लेकिन ये परिसीमन वाला जो ये है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत हंगामा होगा। वही तो कहा जा रहा है कि दोनों को एक साथ लाया जा रहा है, आप किसी एक चीज़ को एक बार में लाते क्यों लाया जा रहा है, उसके भी पीछे सरकार की चाल है, जिससे कि अब जैसे कि लोग जब विरोध करने लगे तो सरकार कहने लगे कि ये लोग महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और उसी के आड़ में परिसीमन को भाई यही है। क्योंकि देखिए आम आदमी जो होता है, आम आदमी को उतना कानून की बारीकियां नहीं पता है, वो ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही ज्ञान लेता है, तो उसको बता दिया जाएगा कि मतलब एक माहौल पैदा किया गया है गोदी मीडिया के माध्यम से या भाजपा महिला मोर्चा के माध्यम से कि बहुत ऐतिहासिक काम कर दिया मोदी ने, ये कर दिया, और उसी में परिसीमन को भी नथी कर दिया गया है। तो ये बात है, क्योंकि यदि लोग परिसीमन करते हैं इस तरीके से, तब तो एक तरह से मतलब देश में बहुत तनाव की स्थिति आ जाएगी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच। तो कहा जा रहा है सर कि उत्तर भारत दक्षिण भारत में विवाद उत्पन्न होने, ये तो गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, और यदि लोग पास भी कर देते हैं तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगला चुनाव यदि 29 में है और अभी 26 ही है, तो आप 27 के जनगणना के लिए क्यों नहीं रुक सकते? अब कुछ लोग उसमें ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 27 में तो सरकार ने कह दिया कि जातीय जनगणना भी होगी, है ना। तो 2011 में तो जातीय जनगणना नहीं हुई थी, तो सरकार जातीय जनगणना के आंकड़ों से भी बचना चाह रही है ना। इसके पहले कि जातीय जनगणना हो, ये सब परिसीमन सब करके रख देना है। तो मतलब संक्षेप में ये बात है कि पूरा जो मोदी सरकार की नियत है उस पर मतलब लोग शक कर रहे हैं, और बात भी सही है जी। दक्षिण भारत के तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण किए, लेकिन उसका परिणाम हमें परिसीमन बिल। बात सही है ना। आपने सरकार ही परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार ही करती है कि कम बच्चे पैदा करो, है ना। और उन लोगों ने मान लीजिए दक्षिण भारत के राज्यों ने कम बच्चे पैदा किए, इस वजह से वहाँ शिक्षा भी ज़्यादा हुई, विकास भी ज़्यादा हुआ, तो आप उल्टे उनको दंडित कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं कराई है, उनका हम सीट बढ़ा देंगे। आप लोगों ने फैमिली प्लानिंग करा ली तो आपकी सीटें थोड़ी ही बढ़ेंगी। तो ये तो उनके मतलब उन्होंने अच्छा काम किया तो आप उसको दंडित कर रहे हैं अच्छे काम के लिए जी। तो इसके पीछे राजनीतिक वजह है, बस राजनीति है। राजनीति ये है कि भाजपा को लगता है मोदी जी को कि उत्तर भारत में हमारी जड़ें ज़्यादा गहरी है, दक्षिण भारत में हम थोड़ा कमजोर हैं, तो परिसीमन करा दो, इतनी सीटें उत्तर भारत में बना दो कि फिर उसके बाद फिर दक्षिण भारत का जरूरत ही ना, दक्षिण भारत अप्रासंगिक हो जाए। लेकिन इस तरह से तो ये तो देश को तोड़ने वाली बात है ना। यदि भारत एक है और उसको अखंड रखना है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब लेके चलिएगा कि खाली एक से चलिएगा, इससे तो मतलब एक होगा, तनाव बढ़ेगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत का, ये बढ़ेगा। लेकिन बहुमत के लिए 2/3 बहुमत चाहिए सर बिल पास कराने के लिए, 360 चाहिए सीटें, लेकिन 293 ही जो है एनडीए के पास है। वही मैंने कहा ना, तो विपक्ष का तो सपोर्ट मिलेगा तभी तो। आसान नहीं है, आसान नहीं है पास कराना, आसान नहीं है पास कराना, और सरकार की इससे फजीहत भी हो सकती है। लेकिन इस सरकार की पहले भी कई बार फजीहत हुई है। सरकार कह रही कि अगर अभी साथ नहीं देंगे तो उन्हें आगे तक भुगतना पड़ेगा। वो तो ये तो गलत बात है। सरकार कोई बंदूक के नोक पर सपोर्ट थोड़े ले सकती है, विपक्षी पार्टियों की मर्जी है वो सपोर्ट नहीं करें। और विपक्षी पार्टियों का स्टैंड सही है, उन लोगों ने सही कहा है कि दक्षिण भारत के साथ ये कैसे अन्याय कैसे होगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जी थे, कई तरह के जो है हमने इनसे बातचीत की है। बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।